भंवर दादा यहाँ पर हैं, भाई जगदीश भाई, इन्हीं सबकी बात मैं यहाँ पर खड़ा हूं। दरअसल जब मैं यहाँ आया हूं तो मैं अपने पुरखों की उस जमीन को अपने सर से लगाने के लिए आया हूं जिन्होंने इतनी बड़ी विरासत हमारे सामने छोड़ करके गए हैं। साथियों, ये जो चिंतन शिविर है, ये जो वैचारिक चिंतन शिविर है, अगर हम लोग देखें तो आजादी के बाद से लेकर अभी तक पिछले 75-80 सालों में एक चीज हमें देखने को मिली और वो ये हुआ कि हमें मानसिक गुलामी की तरफ धकेल दिया गया। और इसीलिए ये चिंतन शिविर का होना बहुत जरूरी है। मैं जिस इलाके से आता हूं, मेरा इलाका राजस्थान के पूर्वी हिस्से में, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं और मैं जानता हूं कि इस तरीके के चिंतन शिविरों की क्या अहमियत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी तरफ दरअसल मीणाओं को मीन भगवान के खांचे में धकेल दिया गया है। ये जो मीणाओं को मीन भगवान के खांचे में धकेला गया और उसका नतीजा ये हुआ कि आज की तारीख में उनके ऊपर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। वो संकट आपके ऊपर ना मंडराए, उस तरीके की कोई चुनौती आपके सामने ना आए, इसीलिए इस तरीके के चिंतन शिविरों का होना बहुत जरूरी है। साथी, मैं अपनी बात को शुरू करते हुए ये बताना चाहता हूं कि कल हम लोग उदयपुर में थे और उदयपुर में एक जगह है सिटी पैलेस, आप सब लोग जानते हैं। और उस सिटी पैलेस में हम लोग जब घूमने के लिए गए तो वहां पर कुछ तस्वीरें हमने देखी थी। उन तस्वीरों में कई जगह दिखाया गया कि किस तरीके से महाराणा प्रताप के साथ में राणा पुंजा भील और उनके भील साथी खड़े हुए हैं, युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। महाराणा प्रताप और उनके साथी भीलों के साथ बैठ करके खाना खा रहे हैं। लेकिन जब पिछले दिनों हम लोग पानरवा की धरती पर आए थे राणा पुंजा भील की जयंती के मौके पर, उस समय एक बात हमें सुनाई दे रही थी और उस समय बात ये रही थी कि कुछ लोग थे जो दावा कर रहे थे कि राणा पुंजा भील तो है ही नहीं, वो तो कोई राजपूत है। और ये जो साजिश है, दरअसल इस साजिश को समझने की जरूरत थी, क्योंकि दरअसल उन्होंने किया ये कि आपकी पहचान को मिटाने की कोशिश उन्होंने की। उन्होंने भुलाने की कोशिश की कि वो भील नहीं, वो तो राजपूत थे। लेकिन हमने देखा कि जिस तरीके के सबूत वहां पर मौजूद हैं, वो सबूत ये बताते हैं कि वो आपके समाज से हैं, भील समाज से आते हैं। और इसी तरीके से, इसीलिए इन चिंतन शिविरों का होना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में जिस तरीके का हमला हमारे ऊपर है, एक बात हम लोगों को देखने को मिली। अभी 2 दिन पहले किसी साथी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था कि सागवाड़ा के भीतर कोई एक कॉलेज है और उस कॉलेज में पढ़ाने के लिए कुछ टीचर्स की जरूरत थी। और उस जब जरूरतों के लिए विज्ञापन जब निकाला गया तो वहां देखा गया कि किसी भी तरीके का टीएसपी के लिए या आदिवासियों के लिए कोई रिजर्वेशन वहां नहीं रखा गया। अभी रिजर्वेशन की बात यहां जगदीश भाई कर रहे थे, सागवाड़ा टीएसपी के इलाके में आता है, जबकि होना यह चाहिए था कि राज्य सरकार के भी प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट मांगी गई थी, भर्तियां मांगी गई थी, जो जरूरतें थी, उसमें रिजर्वेशन के जो नियम थे उनका ध्यान में रखना चाहिए था। लेकिन उनकी जो है धज्जियां उड़ा दी गई। ये पहली बार नहीं हो रहा, ये आप देखेंगे तो पता चलेगा कि हर एक जगह पर आदिवासियों के हक और हुकूक को लगातार छीना जा रहा है। इसीलिए इस तरीके के चिंतन शिविरों का होना बहुत जरूरी है। आपकी ताकत को देखते हुए हमने पिछले दिनों देखा था कि राजस्थान सरकार ने एक घोषणा की थी, उन्होंने बांसवाड़ा को संभाग बना दिया था। आप सब लोग जानते हैं ये जो राजनीति चल रही है, ये राजनीति का मकसद क्या है? बांसवाड़ा को संभाग बनाने की बात नहीं हो रही थी। हम लोग बात कर रहे थे कि पूरे इन 4 राज्यों को मिलाकर के, भीलों की पूरी आबादी को मिलाकर के एक भील प्रदेश बनाया जाए। लेकिन वो संभाग बना करके शायद वो सोचते हैं कि हम आपकी मांग को कुचल देंगे, वो शायद ऐसा सोचते हैं। लेकिन यहां से वो बता देने की जरूरत है
कि हमारी जो लड़ाई है, हमारे जो हक और हुकूक की जो लड़ाई है, हमारे संवैधानिक हकों की जो लड़ाई है, हमारे जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को जब तक हम जीत नहीं लेते हैं, जब तक हम अपने हक और अधिकारों को ले नहीं लेते हैं, तब तक हम डरने वाले नहीं। एक रिपोर्ट आज मैं पढ़ रहा था, वो रिपोर्ट दरअसल पूरे देश के बारे में थी। आपको याद होगा 2006 में इस देश की संसद ने एक कानून पास किया था और कहा गया था कि इस देश के आदिवासियों को जिन जमीनों पर वो रहते हैं, जिन जमीनों पर वो खेती करते हैं, उन जमीनों का मालिकाना हक दिया जाएगा, मतलब पट्टे दिए जाएंगे। 2006 का वो कानून था। और अभी पिछले साल दिसंबर में जो रिपोर्ट आई उसके हिसाब से बताया गया कि इस देश में मात्र लगभग 44 लाख लोगों ने, आदिवासी परिवारों ने अपने दावे क्लेम किए हैं। अभी तक पट्टे के लिए अपना एप्लीकेशन जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास सबमिट किया है। आप सोच करके देखिए, इस देश में लगभग 12 करोड़ से ज्यादा आदिवासी आबादी है और उनमें से मात्र 44 से 45 लाख लोगों ने अपने दावे फाइल किए और उसमें से भी रिपोर्ट बताती है कि मात्र जो है 22 लाख और 50,000 के आसपास जो एप्लीकेशंस थे उन पट्टों की स्वीकृति दे दी गई, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया गया। बड़ा हिस्सा अभी भी पेंडिंग में है। आपको एक चीज यहां से बता देना चाहते हैं साथियों, इसी के लेकर के 2019 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि जिन आदिवासियों के पास अपनी जमीनों पर पट्टे नहीं है, जिस मकान पर वो रहते हैं, जो झोपड़ी उनकी है, जो घर जहां पर बना हुआ, अगर उसका पट्टा नहीं है तो वो जमीन उसे खाली करनी होंगी। ये 2019 का वर्डिक्ट है और ये यहां पर भी लागू होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। अगर आपके पास भी आपकी जमीनों का, आपके खेत का, आपके जंगल का पट्टा नहीं है तो ऐसे में सरकार आपको कभी भी जो है बेदखल कर सकती है। और ये चल रहा है। जब भी हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, आज से कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के भीतर लगभग लाखों किसानों ने, जो खास करके आदिवासी किसान थे, उन्होंने एक मार्च किया था मुंबई तक और उस मार्च के जरिए उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि उन आदिवासियों के पास उनकी जमीनों का पट्टा नहीं था, लिहाजा हर साल वन विभाग के अधिकारी आते हैं और उन आदिवासियों से कहते हैं कि ये जमीन आपकी नहीं है, ये वन विभाग की जमीन है, ये आप खाली कर दीजिए। वहां के आदिवासी लगातार एक बात वन विभाग को, वहां की सरकार को कहते हैं कि जब से आपकी ये सरकार आई है ना, उससे पहले से हम इस जमीन पर मौजूद हैं। आपकी सरकार को आए हुए तो अभी कुछ ही बरस हुए हैं, लेकिन हमारे पुरखे तो ये सदियों से रहते आए हैं और हमने जब अंग्रेजों की नहीं सुनी तो आपकी क्या सुनेंगे। हम अंग्रेजों से भी नहीं डरे थे तो आपसे भी नहीं डरेंगे और हम लड़ेंगे। और यही बात कहते हुए आज की तारीख में महाराष्ट्र का आदिवासी अभी भी सड़क पर खड़ा हुआ, लगभग लाखों लोगों का मार्च अभी पिछले हफ्ते हुआ है। यह पहली बार नहीं है जब इस देश में आदिवासी अपने जल जंगल और जमीन के लिए लड़ रहे हैं। जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये याद रखने की जरूरत है कि छत्तीसगढ़ के हसदेव के भीतर लगभग 1,76,000 हेक्टेयर का जंगल वहां की सरकार ने अडानी को दे दिया और वहां के आदिवासियों को कहा कि आपके पास पट्टे नहीं है, आप जमीनें छोड़ दीजिए। वहां से खदेड़ दिया गया। इसी तरीके का एक केस आपने देखा होगा पिछले दिनों मध्य प्रदेश के भीतर आया था, जहां कुछ शेर और चीते, कुछ तेंदुओं को बसाने के लिए कहा गया कि आदिवासियों को कह दिया गया कि आप ये जमीनें खाली करके चले जाइए। दरअसल हो ये रहा है कि इस देश की सरकारों ने आदिवासियों के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ रखी है और उस लड़ाई का बस एक ही मकसद है कि किस तरीके से आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा किया जाए। वो किसी अलग नाम से आपके पास आते हैं, कभी सरकार बनकर के आते हैं, कभी प्रशासन बनकर के आते हैं, कभी
कभी किसी कंपनी के नाम से आते हैं, और वो आते हैं आपसे हमदर्दी दिखाते हैं और अंत में आपकी जमीनें लेकर के चले जाते हैं। आप याद कीजिए, अफ्रीका के एक बहुत बड़े लेखक थे, उन्होंने एक बात कही थी कि जब उनके यहां ईसाई आए थे तो ईसाइयों के हाथ में सिर्फ एक बाइबल थी, और जब ईसाई यहां पर बस गए और हमने अपनी आंखें खोली, तब पता चला कि वो बाइबल हमारे हाथों में है और हमारी सारी जमीन आदि ईसाइयों के पास चली गई है। तो ये जो जमीनों को छीनने का सिलसिला है, ये अंग्रेजी हुकूमत के दौर से चला आ रहा है, और हमें ये सचेत हो जाने की जरूरत है कि किसी भी वजह से, चाहे कोई भी हो, हम अपनी जमीनें नहीं छोड़ेंगे, नहीं देंगे। एक बात और समझ लेनी है हमें, क्योंकि आदिवासी परिवार जब बात कर रहा है तो पूरे देश के आदिवासियों की बात कर रहा है, सबको मानसिक गुलामी से बाहर निकालने की बात कर रहा है। आज की तारीख में अगर हम लोग देखें तो पिछले 75 सालों में हमने सिर्फ इस देश में जो बड़े बड़े लोग हैं उन सबको सिर्फ वोट दिए, चाहे कोई विधानसभा पहुंचा, कोई लोकसभा पहुंचा। 75 सालों में बहुत लोगों को वोट दिया, और वो वोट लेने आए और उसके बाद भूल गए। उन्हें भी पता भी नहीं कि किस व्यक्ति ने वोट दिया और उसकी क्या समस्या है। आज की तारीख में इस देश में लगभग 480 के आसपास विधानसभा की सीटें हैं पूरे देश के भीतर, जो आदिवासियों के लिए रिजर्व है। लगभग 47 लोकसभा की सीटें हैं जो आदिवासियों के लिए लोकसभा में रिजर्व है, लेकिन आदिवासियों की बात करने वाला वहां कोई पर नहीं है। वहां कोई जाकर के आदिवासियों की बात नहीं करता। जितने लोग यहां से चुन करके गए, सबने अपनी पार्टी की वफादारी की, सबने अपने नेताओं की वफादारी की। तो ऐसे में ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि कौन लोग हैं जो आपके साथ दिन और रात खड़े होते हैं, कौन लोग हैं जब आपको जरूरत होती है, कभी आप बीमार पड़ते हैं, कभी कोई और तरीके का संकट आता है, जब आपके साथ खड़े होते हैं। ऐसे लोगों को अब लोकसभा और विधानसभा में भेजने की जरूरत है। वो लोग नहीं चाहिए जो जयपुर और दिल्ली में रहे, यहां सिर्फ चुनाव के टाइम पर आए, कोई दारू बांटे, मुर्गा बांटे और वोट बटोर के चले जाए। ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं चुनना है। लोग ऐसे हो जो दिन और रात आपके साथ बैठ करके खाएं, दिन और रात बैठ करके आपके साथ जिए, संकट के समय में खड़े हो। तो इसीलिए इस बात को भी हमें यहां से समझने की जरूरत है साथी। और ये पहली बार नहीं है, हमारे पुरखों ने ऐसी करामातें पहले भी कर करके दिखाई थी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भी हमारे पुरखे लड़े थे इसी तरीके से। वहां भी कुछ लोग आए थे जो आदिवासियों का हमदर्द बन करके आए थे, लेकिन हमारे पुरखों ने उनके खिलाफ भी जो है लड़ाई लड़ी, जो ये दावा कर रहे थे कि हम आप ही में से हैं, और तब भी हम जीते थे, अब भी हमको ये लड़ाई जीतनी है साथी। तो ऐसे में इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ये बात हमें समझनी होगी कि ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है, ये आदिवासियों को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारी संस्कृति को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारी पहचान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारी भाषा और जो है कल्चर को बचाने की लड़ाई है। और अगर ये नहीं बचा तो यकीन मानिए कुछ नहीं बचेगा। आज की तारीख में इस देश में अगर देखेंगे तो एक अलग फिजा, अगर आप देखेंगे उदयपुर के बाहर एक अलग फिजा बह रही है। कुछ दिन पहले एक बाबा उदयपुर में आए हुए थे, वो घोषणा कर रहे थे, वो पर्चियां निकाल करके भविष्य बताते हैं। मध्य प्रदेश में उनके ऊपर एफआईआर हो गई, तब से भविष्य बताना मध्य प्रदेश में बंद कर दिया। वो आजकल मध्य प्रदेश में भविष्य नहीं बता रहे हैं। परसों जब यहां उदयपुर में आए थे, यहां भी उनके खिलाफ एक एफआईआर हो गई है। आने वाले दिनों में यहां भी भविष्य नहीं बताएंगे। तो ये लोग जो भविष्य बताने के नाम पर दरअसल लूटने के लिए आपको आते हैं,
वो कभी लाखों में चंदा ले रहे हैं, हर एक प्रोग्राम का चंदा उनको लाखों में जा रहा है। तो उनसे भी बचने की जरूरत है। ये जो मानसिक गुलामी में धकेलने का काम इन बाबाओं ने शुरू किया हुआ है, ये दरअसल सरकारी प्रोजेक्ट है। सरकार की सह पर ये सारे के सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसीलिए इन सब के खिलाफ भी हमें लड़ने की जरूरत है। दरअसल वो लोग चाहते हैं कि आप अपनी पहचान को छोड़ करके दूसरी तरफ चले जाएं, और ये हमें नहीं होने देना है। और इसीलिए इस तरीके के कार्यक्रमों का होते रहना बहुत जरूरी है। आप सबने मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, जय भील प्रदेश।